मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस शाम 7:30 बजे वाले इस करंट इशू सेशन में, जहां पर हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों के बारे में चर्चा करते हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। हाल ही में नासा के द्वारा एक ऐसा टूल डेवलप किया गया है जिसके अंदर यह पता चला है कि भारत के 12 शहर ऐसे हैं जो वर्ष 2100 तक पानी में डूब सकते हैं। तो क्या है ये पूरी न्यूज, इसके बारे में आइए हम आज डिटेल से आपके सामने चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से 12 तटीय सिटी हैं या कोस्टल सिटी हैं जो नासा के टूल के द्वारा ये कंफर्म होते हैं कि वो पानी में डूब सकते हैं, और नासा ने किस आधार पर इस बात को अपने डिस्कशन में लिया है। आज के सेशन में आप इसी बात को जानने वाले हैं। एक एक करके सारी बातों को हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर्स ने इसे कवर किया है। वर्ष 2100 तक नासा का कहना है कि 12 तटीय शहर ऐसे हैं जो डूब सकते हैं। किस आधार पर यह कहा गया है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। साथियों, दुनिया में पर्यावरण को लेकर के वैज्ञानिकों के संगठन के द्वारा एक बहुत प्रतिष्ठित रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक ऐसी प्रतिष्ठित रिपोर्ट जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया है। इस आईपीसीसी नामक संस्था के द्वारा हाल ही में अपनी 6ठी रिपोर्ट जारी की गई है। इसे AR6 के नाम से जाना जाता है। AR6 का इस बार का टाइटल द फिजिकल साइंस बेसिस रहा है। यह रिपोर्ट हर 5 से 7 साल के बीच में आती है। साथियों, ये आईपीसीसी, जिसकी रिपोर्ट को बनाने में लगभग 14,000 रिसर्च पेपर्स को पढ़ा गया, लगभग 235 से अधिक वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया, 195 देश के वैज्ञानिक और डेटा इसके अंदर इनपुट के रूप में शामिल किए गए। यह वो संस्था है जिसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सामान्यतया यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो UNFCCC की कोप की बैठक होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, उनमें इस रिपोर्ट को अपना आधार माना जाता है। जब इसकी रिपोर्ट वर्ष 2014 में 5वीं रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर कोप 21, जिसे आप पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, वो इसी की रिपोर्ट को आधार बना के लाया गया था। ये वो संगठन है जिसे नोबेल पीस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में कार्य करता है। हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे असेसमेंट रिपोर्ट 6 का नाम दिया गया है, AR6 का नाम दिया गया है। ये इतनी गंभीर और जबरदस्त बातें करता है। ये बताता है दुनिया को कि अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया गया तो भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी ही रिपोर्ट इसने हाल ही में सोमवार 9 अगस्त के दिन जारी करी, और जारी की गई रिपोर्ट में इसने बहुत सारे तथ्य प्रकाशित किए। उन तथ्यों को आधार मान करके नासा ने अपना एक टूल विकसित किया है। साथियों, आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से वर्ष 2100 तक जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के ऊपर जमे हुए ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघल जाने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। क्या क्या परिस्थितियां होंगी, कहां पर बहुत ज्यादा अतिवृष्टि, कहां अनावृष्टि, कहां पर बर्फ के तहत पूरी तरह से शीत हो जाएगा, कहां पर गर्मी अत्यधिक हो जाएगी, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं। साथियों, इस रिपोर्ट में यह तक कहा गया है आईपीसीसी की रिपोर्ट के अंदर कि वर्ष 2100 तक समुद्र का जो जल स्तर है वो 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक बढ़ जाएगा। अगर समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया, क्योंकि समुद्र के अंदर जो बर्फ आएगी वो असल में ग्लेशियर्स के पिघलने से आएगी। और ग्लेशियर्स क्यों पिघलेंगे? क्योंकि मानव के द्वारा जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पर्यावरण के अंदर तापमान का बढ़ना। यह क्यों बढ़ता है? जब इंसान अपने द्वारा ऐसी गैसों का उत्सर्जन करता है जो कि वापस सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, इसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। चाहे यह कार्बन डाइऑक्साइड हो या मीथेन का उत्सर्जन या फिर N2O गैस, ये सारी वो चीजें हैं जो सूर्य की किरणों को आने तो देती हैं पृथ्वी पर, लेकिन वापस लौट के नहीं जाने देती, जिससे ओवरऑल
पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पर्यावरण की इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके चलते बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलना, ग्लेशियर्स में बर्फ का पिघलना समुद्र का जल स्तर बढ़ाता है। साथियों, हाल ही में आपने देखा भी होगा कि नॉर्थ पोल पर हाल ही में एक वो जगह भी पिघल गई जिसके बारे में चैलेंज किया जाता था कि यह बर्फ कभी नहीं पिघल सकती। तो हाल ही के समय नॉर्थ पोल हो अथवा साउथ पोल, वहां के ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलने लग रही है। इन्हीं बातों को, आईपीसीसी के द्वारा कही गई बातों को नासा ने अपने एक टूल में डाल दिया है। भाई, आईपीसीसी की रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट को आधार मान करके कि कौन सा शहर जल्दी डूबेगा, कब डूबेगा, इसके बारे में एक परफेक्ट एनालिसिस की आवश्यकता थी। इस कार्य को किया नासा ने, और आप यहां न्यूज देख सकते हैं कि नासा ने एक इंटरैक्टिव टूल विकसित किया है जो सी लेवल के राइज को अपने एप्लीकेशन के माध्यम से दिखाएगा। यह टूल दिखने में कैसा है, आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं। यह नासा की वेबसाइट से ही लिया गया है। आप अगर देखना चाहें तो इसके टॉप पर लिखा हुआ भी है, आप इसे नोटिस कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आपको दिखाई दे जाएगा, नासा के द्वारा सी लेवल चेंज जो कि ऑब्जर्व किया गया है आईपीसीसी के द्वारा, उसको आधार मानते हुए यहां पर कुछ डेटा रखे गए हैं। आप यहां पर ईयर डालिए कि कौन से सन तक कौन सा देश बर्फ के अंदर समा जाएगा, पानी में समा जाएगा। यहां पर टोटल सी लेवल, यहां पर ईयर वगैरह सब डाल करके इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया है। साथियों, यह एप्लीकेशन पूरी दुनिया के अंदर इन शहरों को ब्लू लाइंस में दिखा रहा है, जिसमें भारत के अंदर भी 12 शहर दिखाए गए हैं। यानी आईपीसीसी के रिपोर्ट को आधार मानते हुए नासा ने एक टूल विकसित किया है। नासा के द्वारा यह इंटरैक्टिव टूल आपको समझाने के लिए है। यह टूल जो है यह नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप यहां पर अपना ईयर डालिए, साल डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका शहर डूबने वाला है या नहीं। हमने इसी न्यूज को अपना आधार बनाया है, जिसके आधार के आधार पर ये वो 12 शहर निकल के आए भारत के, जो आपको इस मैप में यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। ये 12 शहर हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनके अंदर डूबने की बात की गई है। इन शहरों पर खतरा है। कौन से अब वो शहर हैं, आइए जरा जान लेते हैं। साथियों, गुजरात का कांडला, ओखा, इसके साथ साथ भावनगर, मुंबई, मोरमगांव जो कि कर्नाटक, मैंगलोर, ये देखिए आप, कोची केरल, तूतीकोरिन चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और किड्रोपोर, ये वो कुल 12 शहर हैं जिन्हें के ऊपर खतरा नासा ने बताया है। साथियों, इसका प्रमाण आप इन दिनों न्यूज में चल रहे एक वीडियो से देख सकते हैं। हम आपके सामने एक टेंपल का दृश्य दिखा रहे हैं। इसका नाम है पंचबुराही टेंपल। यह ओडिशा के अंदर स्थित है। ओडिशा के तट पर स्थित एक टेंपल है जिसका नाम पंचबुराही टेंपल है। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि समुद्र का लेवल इन दिनों भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस टेंपल में जो तटवर्ती स्थान पर था, इसमें हुआ नुकसान आप नोटिस कर सकते हैं। आप देखिए जरा, इस टेंपल में हुए नुकसान को एनालाइज करें। समुद्र के बढ़े जल स्तर से यह टेंपल जो समुद्र के तट पर कभी बना था, आज कितना क्षत विक्षत हालत में हो रहा है, क्योंकि समुद्र के बढ़े हुए लेवल ने इस टेंपल को धीरे धीरे जलमग्न कर दिया। जल के चले जाने के बाद, यानी कि समुद्र के पानी के हट जाने के बाद, अब आप इस टेंपल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह समुद्र के भीतर समा चुका है, यानी कि तट के भीतर डूब चुका है। आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के बढ़े हुए जल स्तर के कारण इस मंदिर की आधी से ज्यादा दीवारें जमीन के नीचे समा गई हैं। यह उड़ीसा के अंदर स्थित है। यह कोई बाढ़ का पानी नहीं है, यह समुद्र के जल स्तर के कारण बढ़ा हुआ जो सी लेवल है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ना केवल मजाक में नहीं हो रहा है, रियलिटी के अंदर भी तस्वीरों से समझ में आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नासा का यह टूल जो भारत समेत दुनिया के सभी शहरों को और दुनिया के सभी देशों को चेतावनी भेज रहा है कि वर्ष 2100 तक समुद्र के जल स्तर के कारण बहुत सारे शहर जलमग्न हो जाएंगे, जहां पर पानी का लेवल लगभग 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट तक बढ़ जाएगा। यह भी कहा गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो वर्ष 2150 तक समुद्र का जल स्तर 5 फीट तक इंक्रीज हो जाएगा। 5 फीट लगभग इतना, यानी कि आप जरा विचार करिए कि जब समुद्र का पानी शहरों में आ जाएगा तो तटवर्ती इलाके पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। मॉरिशस या मालदीव जैसे शहर, देश जो कि पूरी तरह समुद्र के अंदर स्थित एक आइलैंड है, वो शायद जलमग्न हो जाएंगे। साथियों,
साथियों, यहां पर आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह बात मेंशन करी है कि 2030 तक अगर इंसान ने कार्बन उत्सर्जन के लिए नेट न्यूट्रलिटी को नहीं अपनाया, अर्थात जितना कार्बन उसने प्रोड्यूस किया उतना ही कार्बन अगर उसने अवशोषित नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी धरती का तापमान वर्ष 2100 तक औसत तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाएगा। जिस गति से हम अभी चल रहे हैं, यहां पर 2030 तक ही लगता है, आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट में यह बात मेंशन की गई है कि लगता है कि 2030 तक ही जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, 1850 का जो समय था, वहां से अब तक 2030 तक जो औसत तापमान है पृथ्वी का, यह ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। यदि पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया तो औसत तापमान के बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तटवर्ती जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। उम्मीद है आप पर्यावरण की इस गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि वर्तमान दिनों में चीन के अंदर आई हुई भीषण बाढ़, जर्मनी के अंदर 100 साल में आई भीषण बाढ़, कनाडा के अंदर। लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है, 3 महीने में नहीं बल्कि हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट, जो कि पूरी तरह ठंडा शहर, ठंडा देश है, उसके अंदर इतना भीषण तापमान, न्यूजीलैंड में 2 महीने पहले डलने लगी बर्फ, ये सारी बातें पर्यावरण में हुए तत्कालिक परिवर्तनों को दिखा रही है। ये बता रही है कि अगर पर्यावरण के मुद्दों पर हमने संजीदगी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय नहीं लिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब मानव सभ्यता पर्यावरण के भयंकर प्रकोप की कालग्रास बन जाएगी। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात की विषय की गंभीरता को समझेंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे उन्हें आप अपने द्वारा निश्चित ही स्थान देंगे। उम्मीद है आप सभी साथियों ने यह बात गंभीरता से समझ ली है। यह आपके सामने कुछ नासा के द्वारा दिए गए स्टैटिक्स हैं कि 1995 से लेकर 2020 के बीच में औसत तापमान में किस प्रकार वृद्धि हुई। आईपीसीसी ने अपने रिपोर्ट में इस बात को बेसिकली बहुत अच्छे से लिखा है और कहा है कि CO2 की कंसंट्रेशन 2 मिलियन साल में सबसे ज्यादा हो चुकी है। सी लेवल राइज की अगर हम बात करें तो यह 3000 साल के अधिकतम पर है। आर्कटिक सी की जो आइस है, यानी आर्कटिक समुद्र के अंदर जो जमी हुई बर्फ है, यह पिघल चुकी है। गत 1000 साल की सबसे कम बर्फ अभी दिखाई पड़ रही है। ग्लेशियर्स की हम बात करें तो ये 2000 साल में सबसे कम रिट्रीट हो रहे हैं, यानी ग्लेशियर बन नहीं रहे हैं। दैट मींस समुद्र के अंदर जल स्तर लगभग बढ़ना तय है। आईपीसीसी की बातों को अगर माने तो यह साफ पता चलता है। यहां पर सेक्रेटरी जनरल जो WMO के हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। अगर हमने इसके ऊपर अभी से निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में परिणाम घातक हो सकते हैं। साथियों, संभव है कि इस आईपीसीसी की रिपोर्ट को, जिसे AR6 के नाम से जाना जा रहा है, ब्रिटेन के ग्लासगो नामक शहर में नवंबर में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 है, जिसे COP26 के नाम से जानते हैं, हो सकता है दुनिया के सभी देश एकत्रित हों, पेरिस क्लाइमेट डील, जिसे आप COP21 के नाम से जानते हैं, उस समय किए गए वादों के ऊपर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें। और यह भी संभव है कि अमेरिका यहां पर दुनिया के सभी देशों को कार्बन की नेट न्यूट्रलिटी के लिए दबाव बनाए। संभव है कि यह सारी प्रक्रियाएं आने वाले समय में स्थान लेंगी और यह निश्चित ही स्थान ले, तभी शायद यह मानव जगत बच पाएगा। दुनिया के विभिन्न अखबारों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से कवर किया है, चाहे ओशन करंट्स का गर्म होना हो, ग्लेशियर्स का पिघलना हो, ग्लेशियर्स के टूट का बह जाना हो, यह तमाम खबरें वर्तमान में सुर्खियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने सभी साथियों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, वाईफाई स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों से इसे जरूर शेयर करें। यदि अनअकैडमी पर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, तो रोजाना सुबह 10:10 पर आप लोगों के लिए मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है, जहां पर करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है ओनली ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आज रात 8:30 बजे एक स्ट्रेटजी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैसे सेलेक्ट हो, क्या है उसका